वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में इंटीरियर ऑफ द अर्थ के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज को इन डिटेल डिस्कस किया था और उसमें इनडायरेक्ट सोर्सेज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज सिस्मिक एक्टिविटी। आज उसी सिस्मिक एक्टिविटी में जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा अर्थक्वेक है उसे आज हमें डिटेल में डिस्कस करना है। प्रीवियस वीडियो में जो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक है, आप उस वीडियो को चेक करें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक वेव्स, प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो जोन, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एंड मेजरिंग अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में बच्चे अगर ध्यान से आप देखें तो दो टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक है अर्थ, एक है क्वेक। तो क्वेक का मतलब ही होता है एक प्रकार का वाइब्रेशन, एक प्रकार का शेकिंग। तो पृथ्वी के सरफेस में आने वाला वाइब्रेशन या पृथ्वी का शेक होना ही अपने आप में क्या कहलाता? अर्थक्वेक कहलाता है। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड्स इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस का शेक होना ही क्या है? अर्थक्वेक है। इट इज अ natural event. It is caused due to release of energy which generates waves that travel in all direction। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अर्थक्वेक या पृथ्वी के सरफेस में एक प्रकार का वाइब्रेशन जो सडन एनर्जी रिलीज के कारण होती है और उसका कारण पृथ्वी की इंटीरियर या पृथ्वी के एक्सटीरियर पार्ट में होने वाले सर्टेन मूवमेंट से या सर्टेन एक्टिविटी से हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि वाई डज द अर्थ शेक? अर्थ में कंपन या अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन क्यों होता है? एनर्जी कहाँ से ट्रिगर होती है? ये एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है जिस कारण से अर्थ के सरफेस में हम एक प्रकार का वाइब्रेशन फील करते हैं? द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट। तो फॉल्ट के अलोंग अगर एनर्जी रिलीज हो रही है और उसी एनर्जी रिलीज से अर्थ के सरफेस में एक प्रकार का वाइब्रेशन देखा जाता है। और फॉल्ट का मतलब क्या है? A fault is a sharp break. A fault is a sharp break in the crustal rock. पृथ्वी के सरफेस या पृथ्वी के सरफेस में पाए जाने वाले रॉक में एक प्रकार का शार्प ब्रेक, एक प्रकार का गैप, हम उसे ही क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब फॉल्ट पड़ता है तो उस फॉल्ट के अलोंग रॉक्स का एक ऑपोजिट मूवमेंट होता है। एज द ओवरलिंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम, जैसे ऊपर के रॉक इसे प्रेस करते हैं, द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर। फ्रिक्शन उसे क्या करते हैं? आपस में लॉक कर देते हैं। हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम पॉइंट टाइम ओवरकम्स द फ्रिक्शन। एज ए रिजल्ट द ब्लॉक्स गेट डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि उसमें एक प्रकार का आप देख सकते हैं कि डिफॉर्मेटिव एक्टिविटी, एक प्रकार का डिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होती है। गेट डिफॉर्म्ड एंड एवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर abruptly. This causes a release of energy and the energy waves travel in all direction. The point where the energy is released is called focus. जिस point से energy release होती है इसे focus of the earthquake, और इसी का एक और नाम हाइपोसेंटर है। लेकिन अर्थ के सरफेस में जिस जगह पे हम उस एनर्जी को, जिस जगह पे हम उस वाइब्रेशन को सबसे पहले फील करते हैं और जो उस फोकस के बिल्कुल अहेड होता है, फोकस के बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है और फोकस के सबसे नज़दीक होता है, हम उसे ही एपिसेंटर और सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक कहते हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर. It is the first one to experience the waves. It is a point directly above the focus. अब इस कंसेप्ट को आप इस स्लाइड से समझिए बच्चे। यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिख रहा है और इस जगह से किसी कारण से यहाँ पे फॉल्ट पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये प्लेट बाउंड्री है। किसी कारण से अगर यहाँ पे फॉल्ट पड़ता है यहाँ पे, तो फॉल्ट पड़ने के कारण अगर यहाँ से अगर एनर्जी रिलीज होती है या यहाँ से अगर अर्थक्वेक का वेव का ओरिजिनेशन हो रहा है, तो जिस जगह से एनर्जी रिलीज होती है, जिस जगह से अर्थक्वेक शुरू हो रहा है, हम उसे ही क्या कहते हैं? फोकस। तो फोकस का मतलब कि दिस इज वेयर द
अर्थक्वेक अकर्स इट इज द ऑरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। तो फोकस एक ऐसा जगह होता है जहां से सिस्मिक एनर्जी का ओरिजिनेशन हो रहा है, जहां से सिस्मिक एनर्जी ओरिजिनेट हो रही है। और इसी फोकस के बिल्कुल अहेड, बिल्कुल ऊपर जिस जगह पे हम उस एनर्जी को, जिस जगह पे हम उस एनर्जी के कारण ट्रिगर वाइब्रेशन को, शेक को हम सबसे पहले फील करते हैं अर्थ के सरफेस में, हम उसे ही एपिसेंटर या उसे ही सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक कहते हैं। तो सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक फोकस के सबसे नज़दीक होता है, फोकस के जस्ट अहेड होता है और फोकस के साथ ऑलमोस्ट अब उसके ऊपर में आप उसे देख सकते हैं। और यहीं पे आप देखिए एक फॉल्ट लाइन दिख रहा है यहाँ पे। फॉल्ट का मतलब क्या है कि क्रिस्टल रॉक में आने वाला एक प्रकार का जो ब्रेक, एक प्रकार का गैप, एक प्रकार का जो अंतराल दिख रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे प्लेट बाउंड्री, हमें आगे आने वाली वीडियो में हमें प्लेट टेक्टोनिक को डिटेल में करना है। तो प्लेट का मतलब क्या होता है कि हमारे अर्थ का जो अपर मोस्ट पार्ट है, हम लोग अर्थ के लेड इंटीरियर को आने वाली वीडियो में देखेंगे। क्रस्ट ऊपर वाला होता है, बीच वाले को मेंटल कहते हैं, नीचे वाले को कोर कहते हैं। तो क्रिस्टल पार्ट है वो ब्रिटल है, वो छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ है और उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। और वो प्लेट एक दूसरे के साथ या दूसरे प्लेट के साथ वो कोलाइड करते हैं, आपस में मूव करते हैं और उनके बीच में बाउंड्री होती है। और मोस्ट ऑफ द बाउंड्री एरिया के अलोंग ही हमें फॉल्ट देखा जाता है, या वहाँ पे एनर्जी रिलीज होने के कारण वहाँ पे शेकिंग या वाइब्रेशन रिगार्डिंग एक्टिविटी एज एन अर्थक्वेक हमें देखने के लिए मिलती है। सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन द ऑल डायरेक्शन। अब देखिए बच्चे, जैसे आप किसी पॉन्ड में कई बार आप पत्थर फेंकते हैं तो कैसे जहाँ पे पत्थर गिरती है फिर उस जगह से हमें वेव अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएट होता हुआ या फैलता हुआ दिखता है। तो उसी प्रकार से आप सिस्मिक वेव को या अर्थक्वेक वेव को आप समझ सकते हैं कि जिस जगह से वो उत्पन्न हो रहा है, जिस जगह से उसकी शुरुआत हो रही है, हम उसे फोकस कहते हैं। और अर्थ के सरफेस में जहाँ पे सबसे पहले उसे महसूस किया जाता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। और जैसे जैसे एपिसेंटर से आप दूर हटते जाते हैं, अर्थक्वेक के वेव की फ्रीक्वेंसी, उसका इफेक्ट भी धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। आगे अगर देखें, अर्थक्वेक वेव्स, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। आपको पता है बच्चे, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में हमने अर्थ के 3 डोमेन की बात करी, लिथोस्फीयर, देन एटमॉस्फेयर, देन हाइड्रोस्फीयर। और जहां पे ये तीनों डोमेन आपस में मिलते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ लेटर इन दिस चैप्टर। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी, क्लास 7 वगैरह में भी पढ़ा था। इट इज सफिशियंट to note here that the lithosphere refers to the portion of depth of 200 km from the surface of the earth। अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर डेप्थ तक का जो लेयर होता है जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट आता है, लेड इंटीरियर की वीडियो में करेंगे डिटेल में, हम उसे ही लिथोस्फीयर कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग द सरफेस। अब यहाँ पे सवाल आता है कि फोकस वाले जगह से अर्थक्वेक वेव्स का शुरुआत हो रहा है या शुरुआत हो रही है उसकी, लेकिन जिस जगह पे हम उसे सबसे पहले फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड हो रहा है, उसे एपिसेंटर या उसे सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक बोलेंगे। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि अर्थक्वेक आया है या कितनी फ्रीक्वेंसी का आया है या उसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा थी? जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। अ कर्व of earthquake waves recorded on the seismograph is given in figure 3.1. Note that the curve shows 3 distinct sections each representing different types of wave pattern। तो अभी यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अब देखिए, आप इस इंस्ट्रूमेंट को देखिए बच्चे। अभी यहाँ पे हमने डिस्कशन में ये बताया कि सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिस्मिक एक्टिविटी को ग्राफिकली क्या करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है। जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बताया, सिस्मोग्राफ। सिस्मिक एक्टिविटी को ग्राफिकली मेजर करने वाला, रिकॉर्ड करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए आप यहाँ पे सिस्मोग्राफ के, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए बच्चे। यहाँ पे अब सिस्मोग्राफ का यहाँ पे कौन सी छोटी सी बातें लिखी हुई है, एन अर्थक्वेक
is measured with a machine called a seismograph. The magnitude of the earthquake is measured on Richter scale. अब देखिए बच्चे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, मशीन कौन सी है, सिस्मोग्राफ है। लेकिन किसी भी चीज़ को मापने के लिए, मेजर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग दो प्रकार की स्केल को जनरली यूज़ करते हैं, अभी थोड़ी देर में स्लाइड में आएगा। एक को हम कहते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसको रिक्टर नामक विद्वान ने या ज्योग्राफर ने बनाया था। और एक स्केल को बोलते हैं मर्कैली स्केल। तो दो मेजर स्केल होते, याद रखेंगे, एक को बोलते हैं रिक्टर स्केल, एक को बोलते हैं मर्कैली स्केल। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। 2.0 और उससे कम अमाउंट के अर्थक्वेक को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। 5 या उससे ज़्यादा ऊपर आता है, चीज़ें गिरने लगती है, डैमेज बढ़ने लगता है। अ 6 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसीडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। 6 और उससे ऊपर फ्रीक्वेंसी या उससे ऊपर नहीं बोल सकते कि वैल्यू के आने वाले अर्थक्वेक को हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं। और जो 7 होता है उसे बहुत ही डेंजरस कैटेगरी में हम लोग जनरली उसे क्या करते हैं, रखते हैं। तो सिस्मोग्राफ के बारे में इन छोटी सी बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अर्थक्वेक वेव के बारे में हमने क्या बताया कि अर्थक्वेक वेव जो सबसे पहले एपिसेंटर पे पहुंच रहा है उसे सिस्मोग्राफ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। लेकिन अर्थक्वेक वेव को यहाँ पे दो मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज बॉडी वेव एंड सेकेंड वन इज सरफेस वेव। अब यहाँ पे बॉडी वेव और सरफेस वेव का मतलब क्या, बॉडी वेव का मतलब होता है कि जिस जगह से, फोकस से जब अर्थक्वेक वेव प्रोपेगेट करना शुरू करता है, जब वो अर्थ के पूरी बॉडी से होते हुए किसी दूसरे पार्ट में जब वो निकलता है या किसी दूसरे पार्ट में जब वो फील किया जाता है, तो चूंकि वो अर्थ के पूरे बॉडी से होके वो ट्रांसमिट कर रहा है, इसलिए उसे बॉडी वेव कहते हैं। लेकिन जब वही बॉडी वेव अर्थ के सरफेस में आने के कारण, सरफेस रॉक से टकराने के कारण, जब उसका फीचर, जब उसकी प्रॉपर्टी, जब उसकी क्वालिटी मॉडिफाई हो जाती है, तो सरफेस नेचर के कारण या सरफेस में आने के कारण हम उसे सरफेस वेव या कई बार उसे लैंड वेव भी कहते हैं। तो आप बॉडी वेव को अभी अगली स्लाइड में डिटेल में बताएंगे। बॉडी वेव को यहाँ पे फर्दर दो मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। बॉडी वेव में एक होता है पी वेव और एक होता है एस वेव। अगर सरफेस वेव की बात करें तो सरफेस वेव को हम कई बार एल वेव या लैंड वेव भी कहते हैं। तो अर्थ जो सिस्मिक वेव है उसे दो मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बॉडी वेव, सेकेंड वन इज सरफेस वेव। अगर आप दूसरे तरीके से कैटेगराइज करें तो तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। अब पी एस एल के पीछे कारण क्या है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बॉडी वेव्स आर generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth। अर्थ के बॉडी से वो ट्रैवल करने के कारण, ट्रांसमिट करने के कारण ही हम उसे बॉडी वेव कहते हैं। हेंस द नेम और नेम बॉडी वेव। नेक्स्ट वन, द बॉडी वेव interact with the surface rocks and generate new set of waves called surface wave। जब वही बॉडी वेव सरफेस रॉक से टकराने के कारण जब नई प्रकार के, नई फीचर के साथ, नई क्वालिटी के साथ एक दूसरी प्रकार के वेव को जनरेट करते हैं जो बहुत डिस्ट्रक्टिंग होता है, हम उसे ही सरफेस वेव कहते हैं। These waves move along the surface. The velocity of wave changes as they travel through materials with different densities. The denser the material, the higher is the velocity। कहने का मतलब क्या है कि जो वेव प्रोपेगेट करते हैं, जो वेव ट्रैवल कर रहे हैं, वो जिस मैटर के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि उस मैटर की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। जिस मैटर की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे उस पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी या उसकी स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंज एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटीरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटी। अब देखिए बच्चे यहाँ पे दो टर्म आप लोगों ने ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में क्लास 10 तक के बेसिक साइंस में पढ़ा होगा। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु का एक दूसरे वस्तु से टकराने के बाद उसका वापस लौटना, हम इसे क्या बोलते हैं,
रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन की बात करें, अगर मीडियम अलग अलग है, कोई डेंसर मीडियम है, कोई लाइटर मीडियम है, तो वहां पे वेव अपने डायरेक्शन को, अपने एंगल को क्या करता है, वो चेंज करता हुआ वो प्रोसीड करता है, या उसमें एक प्रकार का मूवमेंट दिखा जाता है। तो इसको, इसी प्रकार के मूवमेंट को जो डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में या लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के कारण जो उसमें एक प्रकार का एंगुलर चेंज आता है, जो उसके डायरेक्शन में जो चेंज आता है, हम उसे ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए यहां पे सवाल आ रहा है कि P, S और L, P और S को हम बॉडी वेव कहते हैं और L को हम सरफेस वेव कहते हैं। तो यहां पे भी आपको दिख रहा है P वेव, S वेव एंड फाइनली सरफेस वेव और L वेव यहां पे। अब PSL के पीछे कारण क्या? P का मतलब क्या होता है कि फोकस से सबसे पहले जो वेव प्रोपागेट होना शुरू होता है, ट्रैवल करना शुरू करता है अर्थ के पूरे बॉडी से होते हुए, हम उसे P वेव और प्राइमरी वेव कहते हैं। प्राइमरी वेव का मतलब है कि सबसे पहले जिस सिस्मिक वेव का ओरिजिनेशन हो रहा है फोकस से, हम उसे ही P वेव कहते हैं। P वेव के बाद जिस वेव का प्रोपागेशन होता है उसे बोलते हैं एस वेव। क्योंकि P और S अर्थ के पूरे बॉडी से होके गुजर रही है, इसलिए उसे बॉडी वेव कहेंगे। लेकिन जब P और S सरफेस में आता है और सरफेस के रॉक से टकराने के कारण जब वो अपने फीचर को चेंज करता है, तो हम उसे ही सरफेस वेव या एल वेव कहते हैं। P और S को आप इस स्लाइड से और बेटरली समझ सकते हैं। यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम बेसिकली 2 प्रकार के वेव को पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं मैकेनिकल वेव और एक को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब होता है एक ऐसा वेव जिसे मूव करने के लिए, जिसे ट्रांसमिट करने के लिए, जिसे ट्रैवल करने के लिए मैटर चाहिए, मीडियम चाहिए, इधर सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेव जिसमें किसी प्रकार की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे अर्थ और सन के बीच में देखे, एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड जाके भी देखे तो मीडियम वहाँ पे बिल्कुल भी वैक्यूम है, फिर भी सन हमारे अर्थ को इंसोलेशन के द्वारा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा गर्म कर सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हम कई बार इंसोलेशन, कई बार सनलाइट कहते हैं, वो एक नॉन मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जांपल है। मैकेनिकल वेव की बात करें, मैकेनिकल वेव को हम फर्दर 2 सब कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब देखिए मैं यहाँ पे अगर इसे ड्रॉ करूँ तो आपको दोनों बिल्कुल एक जैसा लगेगा, क्योंकि इसे 3D में हम एग्जैक्टली दिखा सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है एक ऐसा वेव जो अगर इस प्रकार से अगर वो क्या कर रही है, ऐसा करके ट्रांसमिट कर रही है, ट्रैवल कर रही है ना, इसे अब लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन अगर वो लॉन्गिट्यूड का मतलब अगर वो दाएं बाएं करके इस तरीके से अगर वो मूव कर रही है तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है? अगर वो अप डाउन करते हुए कुछ इस तरीके से मूव कर रही है तो हम उसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम कई बार साउंड वेव भी कहते हैं। यह साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। तो P वेव की बात करें, P एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बट ऑन द अदर हैंड S वेव की बात करें वो एक ट्रांसवर्स वेव है। बट P और S में सिमिलरिटी क्या है? बोथ आर मैकेनिकल वेव, बोथ आर बॉडी वेव। लेकिन एग्जैक्टली देखें तो P लॉन्गिट्यूडनल है और S ट्रांसवर्स है। और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स इन दोनों वेव को हम कौन सा वेव कहते हैं? इसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। आगे देखें तो यहां पे भी देखिए यही बातें बताई गई है कि किस तरीके से वो रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और आगे के स्लाइड में या आगे के लाइन में ये बातें और क्लियर होंगी। देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉडी वेव्स, दे आर कॉल्ड P and S wave. P waves move faster and are the first to arrive at the surface. अब PSL में सबसे अधिक स्पीड किसकी होती है? P की होती है। सबसे कम स्पीड किसकी होती है? L की होती है। जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी वो सरफेस में सबसे पहले पहुंचेगा। These are also called primary wave. The P wave are similar to sound wave. तो P वेव को हम लोग साउंड वेव से सिमिलर करके देख सकते हैं, क्योंकि साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल होता है, P वेव भी लॉन्गिट्यूडनल होता है। दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटीरियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि P वेव किन किन मीडियम से होके ट्रैवल कर सकती है? आंसर विल बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट ऑन द अदर हैंड
एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। एस वेव सरफेस में थोड़ी देर के बाद आता है पी वेव के पहुंचने के बाद, लेकिन याद रखिएगा एस वेव ओनली सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू ही क्या कर सकता है, वो ट्रैवल कर सकता है। इसका मतलब क्या है, जब हम लोगों ने इनडायरेक्ट सोर्सेस में सिस्मिक एक्टिविटी को पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, एस ओनली सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, दैट मीन्स ये अर्थ के लेड इंटीरियर या अर्थ के इंटीरियर के जिस जिस पार्ट के थ्रू ये ट्रैवल कर रही है, उस जगह के मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता लगना शुरू हो जाता है। लेकिन हालांकि कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, करेंगे अभी थोड़े में, हालांकि कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जिस एरिया में ना तो पी वेव पहुंच पाती है ना तो एस वेव पहुंच पाती है, और उसे ही हम लोग शैडो जोन, उसे ही एक छाया क्षेत्र कहते हैं, या वही हमारे अंडरस्टैंडिंग का एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी पृथ्वी की इंटीरियर के बारे में उस पर्टिकुलर एरिया में पता नहीं चल पाया। तो यहां पे क्या बताया कि पी सॉलिड लिक्विड गैस के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, सबसे स्पीड है, और पी के बाद एस वेव आती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इट हैज हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब देखिए यहां पे दो पॉइंट आ रहा है, एक आ रहा है रिफ्लेक्शन जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, और एक यहां पे आएगा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कारण और रिफ्रैक्शन के कारण जो पी एस का दिखता है, किस प्रकार के फीचर को या किस प्रकार के अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में या मैटर्स के फिजिकल स्टेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के कारण अर्थ या सिस्मिक वेव्स दोबारा टकरा के वापस लौटती हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण वो अपने डायरेक्शन को, वो अपने एंगल को क्या करती है, चेंज करती है। द वेरिएशन in the direction of waves are inferred with the help of their record on सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में वो किस तरीके से रिकॉर्ड हो रही है उसके आधार पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं। अगर आप यहां पे देखें, ठीक है, तो यहां पे आपको देखिए कम से कम वाइब्रेशन दिख रहा है, फिर यहां पे वाइब्रेशन का अमाउंट बढ़ रहा है, फिर यहां पे वाइब्रेशन का अमाउंट थोड़ा सा कम हो रहा है, देखिए ध्यान से, और एल वेव वाले जगह पे वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है क्योंकि यहां पे एम्पलीट्यूड हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि पी की स्पीड सबसे ज्यादा होती है तो वाइब्रेशन वहां पे थोड़ा कम है, और एस या एल, सॉरी एस नहीं, एल की स्पीड सबसे कम होती है, इसलिए वहां पे वाइब्रेशन, वहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होने के कारण एल वेव और सरफेस वेव अपने नेचर में बहुत डिस्ट्रक्टिंग होता है, बहुत डेंजरस होता है। द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। दोबारा यहां पे सवाल याद रखेंगे कि कौन सा वेव सिस्मोग्राफ में सबसे बाद में रिकॉर्ड किया जाता है या सबसे बाद में आती है, आंसर विल बी एल वेव। दीज वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, वो रॉक्स को डिस्प्लेस कर सकता है और स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकता है, और भी कई अलग अलग प्रकार के डिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी यहां पे देखी जाती है जो हम लोग अर्थक्वेक की इफेक्ट्स में डिटेल में करेंगे। प्रोपागेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अब अर्थक्वेक वेव किस तरीके से प्रोपागेट करती है, किस तरीके से वो मूव कर रहे हैं, किस तरीके से उनका ट्रेवल नेचर उसका दिखता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल इन डिफरेंट मैनर्स एज दे मूव और प्रोपागेट, दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक। वो अर्थ के रॉक्स में एक प्रकार का वाइब्रेशन, लेकिन पी वेव भी वाइब्रेट कराती है रॉक्स में, या पी वेव भी एक प्रकार का चेंज लाती है रॉक्स में, और एस वेव भी एक प्रकार का चेंज लाएगी रॉक्स में। लेकिन चूंकि दोनों का नेचर एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है, तो दोनों के नेचर के कारण रॉक्स में अलग अलग प्रकार का, आप बोल सकते हैं, चेंज है, अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंज कुछ यूं कहें हमें देखने के लिए मिलता है। P waves vibrate parallel to the direction of the wave। अब देखिए P wave जिस तरीके से वो मूव करती है वो पैरेलली वो वेव के डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। दिस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन। As a result, it creates density differences in the material leading to stretching and स्क्वीजिंग ऑफ द मटीरियल। पी वेव जब इस तरीके से ट्रैवल करेगी, इसका मतलब क्या है, वो या तो स्ट्रेच कर सकती है या तो वो स्ट्रेच करेगी या तो वो स्क्वीज करेगी यहां पे, तो ये याद रखेंगे। अदर थ्री वेव्स
वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन। अगर एस वेव की बात करें तो वो परपेंडिकुलरली, इसका मतलब क्या है, इधर अपवर्ड इधर डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड होगा तो वहां पे वो क्रिस्ट को क्रिएट करेगा, और अगर डाउनवर्ड होगा तो वो वहां पे ट्रफ को क्रिएट करेगा। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। अब देखिए एस वेव परपेंडिकुलरली वेव डायरेक्शन के है, लेकिन अगर पी वेव की बात करें वो पैरेलली है, तो पैरेलली होने के कारण वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, स्ट्रेचिंग हो स्क्वीजिंग हो। लेकिन एस वेव की बात करें ये वर्टिकल प्लेन पे ज़्यादा काम करती है, लेकिन अगर पी वेव की बात करें पैरेलल नेचर के कारण वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्रीस्ट और ट्रफ ज़्यादा क्रिएट करेगा। सरफेस वेव्स आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। अब एमरजेंस ऑफ शैडो जोन। शैडो जोन का एमरजेंस क्यों होता है, हमने थोड़ी देर पहले बताया कि पी एस वेव के रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी के आधार पे अर्थ के लेड इंटीरियर के स्ट्रक्चर, उसके फिजिकल फीचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट सोर्सेस के थ्रू, वन ऑफ द मोस्ट इज सिस्मिक एक्टिविटी। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं अर्थ के लेड इंटीरियर में या अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जिस जगह पे पी और एस वेव नहीं पहुंच पाती है। पी और एस वेव का उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी सिस्मिक रिकॉर्डेंस हमें नहीं दिखता है, उसी को हम शैडो जोन, उसी को छाया क्षेत्र या उस एरिया के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं के बराबर है, उसी को हम शैडो जोन कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स गेट recorded in seismograph located at far off locations. However, there exists some specific areas where the waves are not reported. Such a zone is called shadow zone. तो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि शैडो जोन का मतलब क्या होता है। तो शैडो जोन का मतलब है कि कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे सिस्मिक वेव्स की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, सिस्मिक वेव उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमें नहीं बता पाती है, हम उसी को शैडो जोन कहते हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिवील्स दैट फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट एन ऑल टुगेदर डिफरेंट शैडो जोन। तो दो वेव का हमें शैडो जोन दिखता है। फर्स्ट वन इज पी वेव एंड सेकेंड वन इज एस वेव। क्यों? क्योंकि एल वेव की बात करें तो एल वेव तो सरफेस में है और पृथ्वी के पूरे बॉडी के थ्रू ट्रांसमिट करने वाली, ट्रैवल करने वाली जो वेव है वो पी और एस। पी और एस का मतलब यहाँ पे सरफेस वेव नहीं, एस का मतलब यहाँ पे सेकेंडरी वेव, याद रखिएगा। इट वॉज ऑब्जर्व दैट सिस्मोग्राफ located at any distance within 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर। 10 एपिसेंटर से 105 डिग्री के अलोंग पे जो भी एरिया है वहाँ पे हम P और S वेव का रिकॉर्डिंग होता हुआ दिखता है। हाउएवर द सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव। तो आप देख सकते हैं कि 105 डिग्री के एरिया के आसपास में वहां पे एस वेव का हमें नहीं दिखता है, हालांकि पी वेव का वहां पे है, बट नॉट दैट ऑफ एस वेव। दस अ जोन बिटवीन 105 एंड 145 डिग्री, 105 डिग्री से 145 डिग्री तक का एरिया एपिसेंटर से, जिसे हम एक शैडो जोन कहते हैं। अगर यहाँ पे ये सवाल पूछ लिया जाए कि शैडो जोन का एंगल एपिसेंटर से कितना है, तो 105 एंड 145, 105 एंड 145 बोथ द टाइप्स ऑफ वेव, ये दोनों वेव के लिए शैडो जोन है। द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव। 105 और 145 पी और एस दोनों के लिए शैडो जोन है, लेकिन 105 के बियॉन्ड अगर आप देखें तो वहाँ पे हमें एस वेव नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ पे पी वेव दिखता है। लेकिन 105 और 145 के आसपास में देखें तो वहाँ पे पी और एस दोनों में से कोई भी नहीं दिखता है। द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द पी वेव। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि पी वेव का शैडो जोन ज़्यादा बड़ा है या एस वेव का? आंसर विल बी एस वेव का, क्योंकि पी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से वो ट्रैवल कर सकती है, लेकिन एस ओनली सॉलिड के थ्रू ही ट्रैवल कर सकती है। इसका मतलब क्या कि एस का शैडो जोन बड़ा है, पी का शैडो जोन थोड़ा छोटा है, लेकिन पी का भी शैडो जोन है। द शैडो जोन of P waves appears as a band around the earth between 105 and 145 degree away from the epicenter. The shadow zone of S waves is not only larger in extent but it is also a little over 40% of the earth's surface.
एस वेव का शैडो जोन हमें बहुत बड़ा दिखता है और वो पृथ्वी के, अगर आप देखें अर्थ सरफेस का देखें तो 40% एरिया कवर करता है। यू ड्रॉ द शैडो जोन फॉर एनी अर्थक्वेक प्रोवाइडेड यू नो द लोकेशन ऑफ द एपिसेंटर। अब आप शैडो जोन को आप इस स्लाइड के द्वारा, आप इस स्लाइड के द्वारा बच्चा अच्छे से देखिए। यहाँ पे पी वेव का और एस वेव का शैडो जोन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इसे एपिसेंटर, या अगर एपिसेंटर है थोड़ी देर के लिए अगर मान लें, तो 105 डिग्री से इस वाले भाग में आप, या 105 से इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे पी वेव का प्रेजेंस है। लेकिन 105 टू 142 या 145 अराउंड मान लें, और 105 से 145 मान लें, यहाँ पे पी वेव हमें नहीं दिखती है। कहने का मतलब क्या है कि 105 से 145 पी वेव का शैडो जोन है। 105 के बियॉन्ड देखें तो पी वेव वहाँ पे है, लेकिन 105 से 145 पी वेव का शैडो जोन है। और दोबारा 145 से अगेन 145 में हमें पी वेव का री एमर्जेंस दिखता है। यहाँ पे आप ऐसे करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि 105 से 145 में हमें पी वेव का शैडो जोन दिखता है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे पी वेव का शैडो जोन है, यहाँ पे पी वेव का शैडो जोन है, बट यहाँ पे पी वेव का री एमर्जेंस है। लेकिन अगर एस वेव की बात करें, ये पूरा एरिया एस वेव का भी शैडो जोन हो जाएगा। आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस इमेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 105 से 105 तक पूरा का पूरा, अभी तक हमने क्या बताया था ऊपर वाले इसमें इमेज में, कि यहाँ पे पी वेव का शैडो जोन है, यहाँ पे पी वेव का शैडो जोन है। तो पी वेव का शैडो जोन है, इसका मतलब एस वेव भी वहाँ पे नहीं जा रही है। लेकिन जहाँ पे पी वेव का री एमर्जेंस है वो एस वेव का भी शैडो जोन है। इसका मतलब एस वेव का शैडो जोन ज़्यादा बड़ा है। पी वेव का शैडो जोन इस जगह पे है, इस जगह पे है। तो पी वेव का शैडो जोन और एस वेव का शैडो जोन कुछ भाग में कॉमन है, लेकिन जहाँ पे पी वेव का री एमर्जेंस है वहाँ पे एस वेव का शैडो जोन है। तो कुल मिला के यहाँ पे कौन सी बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पी वेव का शैडो जोन छोटा है और एस वेव का जो शैडो जोन है वो ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे पृथ्वी के सरफेस का लगभग 40%। अब है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक का मतलब, टेक्टोनिक का मतलब ही होता है ग्रीक भाषा में आपका बिल्डिंग। जब प्लेट डिस्प्लेसमेंट के कारण, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो क्रस्टल पार्ट है वो ब्रिटल है, कई छोटे छोटे भाग में टूटा हुआ जिसे प्लेट कहते हैं। और प्लेट आपस में टकराने के कारण उसके जो भी बॉर्डर एरिया है, जो भी उसके मार्जिनल एरियाज हैं, वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे जो फॉल्ट बनते हैं, वहाँ से सडन जो एनर्जी रिलीज होती है, उस कारण से जो अर्थक्वेक आता है, और उसे हम लोग फॉल्ट प्लेन भी कहते हैं, उस कारण से जो अर्थक्वेक आता है उसे टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक में हम इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। A special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as volcanic earthquake। volcanic earthquake का मतलब क्या होता है? volcano का मतलब हम लोग मोस्टली माउंटेन समझते हैं। volcano का मतलब माउंटेन नहीं होता। volcano का मतलब V से volcano और V से वेंट। याद रखिएगा, वेंट का मतलब एक छिद्र है, एक होल है, जिसके थ्रू अर्थ के इंटीरियर पार्ट से एनर्जी सडनली रिलीज होती है, और अर्थ के इंटीरियर पार्ट से मोल्टेन रॉक, ऐश, लावा, मैग्मा, अलग अलग चीज़ें अर्थ के सरफेस में क्या आती है? एमिट करती है, अर्थ के सरफेस में आती है। चूंकि वो पृथ्वी के सरफेस को तोड़ के आती है, तो जहाँ पे भी वल्केनिक एक्टिविटी होती है या वल्केनिक एरप्शन होता है, उस कारण से भी अर्थ के सरफेस में एक प्रकार का शेकिंग, एक प्रकार का वाइब्रेशन देखा जाता है, जिसे वोल्केनिक इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। अनदर वन इज in the areas of intense mining activity, sometimes the roof of the underground mines collapse, causing minor tremor. They are called
कोलैप्स अर्थक्वेक। कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे सामने कई बार बड़े बड़े बिल्डिंग गिरते हैं, कई बार डायनामाइट से, कई बार माइंस वगैरह में कई बार विस्फोट करके या ब्लास्ट करके कई बार बहुत सारी चीज़ों को निकालते हैं, उस कारण से भी वाइब्रेशन या शेकिंग अर्थ के सरफेस में महसूस की जाती है। कई बार अंडरग्राउंड माइनिंग में ऊपर के रूफ के कोलैप्स करने के कारण भी या किसी बड़े बड़े बिल्डिंग के अचानक से गिरने के कारण भी आसपास के एरिया में एक प्रकार का वाइब्रेशन फील होता है, उसे कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। Ground shaking may also occur due to the explosion of chemical or nuclear devices. Such tremors are called explosion earthquake. अगर न्यूक्लियर अटैक होता है, कई बार जमीन वगैरह में कई बार बिल्डिंग वगैरह गिराया जाता है, कई बार और भी कुछ डिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की जाती है, उस कारण से भी हमें ग्राउंड लेवल पे एक प्रकार का वाइब्रेशन महसूस होता है। द अर्थक्वेक दैट अकर्स इन द एरियाज ऑफ लार्ज रिजर्वॉयर्स आर रेफर्ड टू एज रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। आपको पता है बच्चे कि अर्थ में जो भी मैटर जिस भी स्टेट में है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका एक वजन होता है और उस कारण से वो अपने ज़मीन के बेसिक रॉक पे एक प्रकार का वो प्रेशर जनरेट करता है। जहाँ पे बड़े बड़े डैम होते हैं और डैम के पीछे वाले भाग में जो बहुत बड़ा लेक होता है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, हम उसे रिजर्वायर कहते हैं। वो रिजर्वायर भी अपने बेस के रॉक पे, अपने जमीनी रॉक पे, अपने बॉटम के रॉक पे एक प्रकार का प्रेशर क्या करता है, एक्सर्ट करता है और उस कारण से भी बड़े बड़े डैम वाले एरिया में हमें वाइब्रेशन फील होता है, जिसे रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। अब है मेजरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हम मेजर कैसे करेंगे? जिस मशीन के द्वारा उसे मेजर किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सिस्मोग्राफ में भी दो स्केल होते हैं, एक को बोलते हैं रिक्टर स्केल और एक को बोलते हैं Mercalli scale. The earthquake events are scaled either according to the magnitude और इंटेंसिटी, या तो उसे मैग्नीट्यूड के आधार पे या तो उसकी इंटेंसिटी के आधार पे हम उसके मेजर करते हैं स्केल में, या तो रिक्टर स्केल में करें या तो मर्कैली पे करें। रिक्टर और मर्कैली या तो मैग्नीट्यूडली करेगा या तो भी इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिक्टर स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, यहाँ पे याद रखेंगे कि जो मर्कैली स्केल होता है वो किस चीज को यहाँ पे आप बोल सकते हैं रिकॉर्ड करता है, तो मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड। और इसकी अगर बात करें, द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज, एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है वो मैग्नीट्यूड को दिखाता है ड्यूरिंग द क्वेक। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर 0 to 10। अब देखिए मैग्नीट्यूड जो रिक्टर स्केल के आधार पे होता है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि फॉल्ट के अलोंग एनर्जी रिलीज होती है, उस कारण से ग्राउंड में शेकिंग या वाइब्रेशन होता है। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, मैग्नीट्यूड कितना था अर्थक्वेक का, ये रिक्टर स्केल मेजर करता है 0 to 10 के वैल्यू में। द इंटेंसिटी कितनी, द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्कैली एन इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट। The intensity scale takes into account the visible damage caused by event. The range of intensity scale from 1 to 12। अब देखिए यहाँ पे दो बातें क्या बताई जा रही। हमने रिक्टर स्केल में क्या कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था 0 to 10 में हम उसे वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर मर्कैली स्केल की बात करें तो वहां पे इंटेंसिटी कितनी थी उस एनर्जी की, कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था और उसके कारण कितना डैमेज हुआ। लेकिन डैमेज दिखना चाहिए, सो दैट विल बी विजिबल डैमेज। तो विजिबल डैमेज के आधार पे, इंटेंसिटी के आधार पे मर्कैली स्केल 1 to 12 वैल्यू में, और मैग्नीट्यूड के आधार पे, एनर्जी रिलीज के आधार पर रिक्टर स्केल 0 to 10 वैल्यू में। तो इस डिस्कशन में हमने अर्थक्वेक के कंसेप्ट को, फॉल्ट प्लेन क्या है, कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, बॉडी वेव क्या है, सरफेस वेव क्या है, सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है ना, अर्थक्वेक का मतलब क्या है, फोकस का मतलब क्या है, एपिसेंटर का मतलब क्या है, शैडो जोन का कंसेप्ट क्या कहता है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक को हमने डिटेल में इस सेशन में डिस्कस किया। आई होप इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो को सुनते हुए, वॉच करते हुए बनी होगी। फिर भी किसी प्रकार के डाउट, किसी प्रकार के क्वेश्चन, किसी प्रकार के क्वेरी अगर आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जगह दें, हम सभी कमेंट्स के आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे।